हाय, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज फोर्थ चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग कपल फोर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? अगर कोई बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। और क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसके उसे हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सपोज ये बॉडी है, ठीक है। अगर ये जो बॉडी है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड अगर ये यही बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे ये दो चीज, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसे हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें। अब कोई भी बॉडी क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो दो बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये दो बात पे यहाँ पे ये डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है? सपोज ये हमारा एक बॉडी है, ये बॉडी है हमारा। इस बॉडी पे हम जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं तो बॉडी क्या है? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस बॉडी पे जब हम इस बॉडी पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? बॉडी क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम फोर्स और डायरेक्शन फोर्स को यहाँ पे सेव रखे हुए हैं, बट पॉइंट हम चेंज कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं वो उसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा मूवमेंट में भी बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, और जब हम इस पॉइंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ये रहा, जब ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी किधर की ओर मूव करेगा? सो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा यहाँ पे। जब हम बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हमारा शो करेगा? ये हमारा शो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये हमारा शो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर ये चीज हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट हम सॉर्ट करते हैं कपल फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। सी, कपल फोर्स क्या होता है? कपल फोर्स बेसिकली एक पेयर फोर्स होता है ना। ये पेयर में काम करते हैं। इसमें क्या होगा? दो फोर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, कपल फोर्स बेसिकली एक पेयर फोर्स है। अब पेयर फोर्स, इसमें दो फोर्सेस होता है। पहला होता है एक्सटर्नल फोर्स, पहला होता है एक्सटर्नल फोर्स एंड दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं? एक दूसरे के, ये दोनों ही क्या है? पेयर फोर्सेस हैं। ठीक है, कपल फोर्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे बताया आपको, किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें दो फोर्स का जरूरत होता है। तो ये दोनों फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये स्प्रे है, ठीक है। इसके कैप को अगर हमको रिमूव नहीं, रोटेट कराना है तो हम क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट पे दो पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों फिंगर से जो मेरा फोर्स लग रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। इस फिंगर से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आई की ओर, और इस फिंगर से इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। इसकी वजह से ये हमारा जो कैप है वो रोटेट कर पा रहा है, अच्छे से रोटेट कर पा रहा है। ठीक है, और ये दोनों जो फोर्सेस होता है, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, है ना। और दोनों अपोजिट होता है एक दूसरे के, है ना। both forces they both the forces both the forces are equal in magnitude
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, एंड अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट अपोजिट एंड पैरेलल, ठीक है, अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, ये दोनों फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा है समथिंग कुछ ये, ठीक है, यहाँ पर हम एक पाइवट पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पर बी है, ठीक है। जब इसको रोटेट कराएंगे तो इस पॉइंट में हम इधर नीचे डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, इधर ऊपर की डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और इस तरीके से इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा ओ। अब हमें यहाँ निकालना है कपल फोर्स, कपल फोर्स यहाँ पे कितना होगा, तो सबसे पहले हम ये जो आर्म है हमारा ए ओ आर एंड बी ओ आर, दोनों का हम मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम निकालने के बाद हम यहाँ से कपल फोर्स निकाल लेंगे, दोनों के मोमेंटम को ऐड करके, है ना। हम क्या देख रहे हैं, ये भी हमारा इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये भी इधर क्यों जा रहा है, तो ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये भी हमारा दोनों ही हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, मोमेंटम, और मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ए, यहाँ पे जो होगा वो होगा एफ इंटू एस, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एफ है, एफ इंटू एस फोर्स, और हमारे जो एल डिस्टेंस है वो यहाँ पे है ए ओ। यहाँ पर जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ओ बी, सो यहाँ पर भी क्या होगा, एफ इंटू एस होगा, एफ इंटू एस, एस क्या है, और ओ बी, है ना। ये दोनों जो है हमारा, दोनों आर्क का यहाँ पे हमारा मोमेंट निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, कपल फोर्स निकालना है, तो हम यहाँ पे दोनों को भी ऐड कर देंगे। सो मोमेंट ऑफ कपल फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स इज इक्वल्स एफ इंटू ए ओ प्लस एफ इंटू ओ बी, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा टी है, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों से हम एफ को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा बचता है ए ओ ए और बी, ठीक है। ओ ए प्लस ओ बी जो है हमारा वो हो जाएगा टी, तो एफ इंटू टी, दिस इज मोमेंट ऑफ कपल फोर्स एफ इंटू टी। एफ क्या है, एफ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि किसी भी पॉइंट पे लगता है, बिकॉज दोनों का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जो दोनों पॉइंट पे लगता है वो सेम होता है, और जो डी है वो डी है डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स, है ना, दोनों आर्म्स के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब रहता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में कब रहती है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम तब रहती है जब नेट फोर्स जो है वो जीरो रहे, या फिर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या रहे, जीरो रहे, ठीक है। ये दो बात यहाँ पे है, नेट फोर्स जीरो रहे या फिर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो रहे, ठीक है। ये चीज यहाँ दो बात है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है, जो इक्विलिब्रियम में बॉडी रहती है, जो तो जो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है वो दो तरह का होता है, या तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती है, या फिर बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम देखते हैं, दो तरह का जो है होता है ये टाइप। फर्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
एंड दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पे टोटल लगने वाला फोर्स अगर जीरो रहे, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर टोटल नेट फोर्स लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो रहे, या फिर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, जीरो रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है या फिर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, वो जीरो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, इसमें क्या होता है? when a body is in rest and the net force or net movement of force is zero, then the body is in static equilibrium। ठीक है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में हो और उस पर लगने वाला फोर्स और नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो, तब जो है बॉडी क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है ना। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर मोशन में है ना, और उस पे लगने वाला फोर्स, टोटल फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो होता है, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में स्टेट में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सपोज कोई एक बुक है, सपोज सपोज यहाँ पर क्या है, कोई एक बुक है, ये टेबल है, इसके ऊपर ये कोई बुक रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये जो बुक है अभी फिलहाल क्या है? रेस्ट में है, ठीक। ये बॉडी क्या है? अभी रेस्ट में है। अब जो है इसके ऊपर इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है और इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन से भी एक फोर्स लग रहा है ना। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है और इस साइड से भी जो फोर्स लग रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। बॉडी पहले से रेस्ट में है और यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन से बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम नेट फोर्स लगे निकालेंगे इस बॉडी पे, है ना, इस बॉडी पे जब हम नेट फोर्स यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिकॉज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना।
दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है फोर्स का बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे यहाँ पे तो 10 न्यूटन ऐड करेंगे, एक को हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरे को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू होगा वो 0 रहेगा, और जो हमारा बॉडी है रेस्ट में, वो रेस्ट में ही रहने वाला है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है। सो दिस इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। सपोज उसी तरीके से कोई एग्जांपल और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर सपोज कि अब हम एक लेते हैं एग्जांपल कि कोई भी बॉडी है, कोई कार है, ठीक है, कोई कार है ना, है ना। अभी एक कार कार यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ठीक है, ये कार यहाँ पे खड़ी है इस पे। अब कोई इस पे क्या कर रहा है, पीछे से 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से भी इस पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या होने वाला है, यहाँ पर नेट फोर्स जो है यहाँ पर भी क्या होने वाला है, नेट फोर्स यहाँ पर भी हमारा क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, बिकॉज 100 न्यूटन ये हमारा पॉजिटिव है, ये तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है ना, बट दोनों अपोजिट है। सो एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेना होगा, हमें निगेटिव लेना होगा। सो यहाँ पर ये भी कटकर 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स हमारा यहाँ पे दोनों ये कंडीशन में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बॉडी का रेस्ट में पहले से है, और उसके ऊपर हम जो फोर्स देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो लग रहा है वो भी 0 हो रहा है, तो बॉडी जो है रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना। ये चीज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। एक जैसे एक बीम बैलेंस है, एक बीम बैलेंस है ना। ये एक बीम बैलेंस है, ठीक है। अब सपोज क्या हो रहा है, इस साइड में हम एक 5 kg का वेट रखे हुए, इस साइड हम क्या रखे हुए, 5 kg का वेट रखे हुए हैं, और इधर एप्पल रखे हुए हैं 5 kg, है ना। एप्पल 5 kg का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हो रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ पे ये 5 kg इस साइड रखा हुआ है, इस साइड 5 kg का एप्पल रखा हुआ है ना। और जो हमारा ये जो बैलेंस है, अभी ये क्या होता है, हॉरिजेंटल में होता है, हॉरिजेंटल। इस वक्त क्या होता है, ये जो बीम है ये हमारा हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो है वो हमारा इधर की ओर इधर की ओर इसका डायरेक्शन होता है मूव करने का, और ये हमारा इधर की ओर डायरेक्शन होता है इसका मूव करने का, है ना। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, है ना। और ये बॉडी क्या होता है, ये ना ही इधर की ओर झुकता है और ना ही इस साइड झुकता है, बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल, दोनों साइड जो है अमाउंट बराबर है ना। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालें इसका, है ना, यहाँ पर नेट फोर्स लगा निकालें, ठीक है, तो इस साइड में क्या होगा, 5 kgf हो जाएगा, है ना। और 5 kgf जो है बेसिकली इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और इसे हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जो क्लॉकवाइज होता है उसे हम निगेटिव कंसिडर करते हैं। सो जो ये 5 kgf है इधर, 5 kgf ये हमारा पॉजिटिव कंसिडर होगा, एंड जो क्लॉकवाइज है वो निगेटिव कंसिडर होगा। ये 5 kgf, व्हाट इज kgf, kgf इज द यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। और ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया है, 0 हो गया है। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई भी बॉडी, है ना, अगर पहले से ही रेस्ट में है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जब 0 होता है तो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, है ना। ये चीज स्टैटिक का है एग्जांपल्स। अब डायनेमिक का एग्जांपल देखते हैं। फॉर सपोज क्या होता है, रेन ड्रॉप होता है, जब वो आसमान से नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है, जो एयर रेसिस्टेंस होता है ना, एयर रेसिस्टेंस जो होता है, और एक अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अपवर्ड फोर्स क्या करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करता है, इक्वलाइज करता है ना, जिससे क्या होता है, बॉडी हमारा जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव
अब हम देखते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो बेसिकली क्या होता है, जब कोई बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, जब कोई जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमें पता है जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है करता है तो उसमें एक्सेलरेशन वहां उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जीरो होता है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने पे एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता है, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, और बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम होने के लिए इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए। और देखिए जैसे ये सिस्टम है ना, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। सपोज कोई मास है कोई, दैट इज 10 ग्राम। यहाँ पे हम इसको इंक्लाइन करके रखे हुए हैं, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पाइवोटेड है। ठीक, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। और इधर जो है ऑब्जेक्ट है 20 ग्राम का। ठीक है, तो हमें यहाँ ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। एंड बोल दिया गया है कि ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जब बोल दिया गया है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये स्केल हमारा हॉरिजॉन्टल रहने वाला है। ये स्केल हमारा हॉरिजॉन्टल रहने वाला है। ठीक है, सीधा रहने वाला है, किसी भी साइड ज्यादा किसी भी साइड ज्यादा वो नहीं होने वाला। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा रहेगा। तो यहाँ पे जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे हम, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, दोनों साइड बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर जब ये एफ इंटू एस इज इक्वल टू एफ इंटू एस एफ टू, so this is 10 g f and s is the 5 centimeter, 5 centimeter, and f2 here is 20 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा x से वही निकालना है हमें। सो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आराम से 10 इंटू 5 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर 20 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू x, ग्राम दिस कैंसिल, 5 4 जा है ना, 5 2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। जो डिस्टेंस होने वाला है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखें जब मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा जीरो होगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। और जो मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज होगा, दोनों बराबर होने वाला है। यहाँ से हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे। पहला कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे पाइवोटेड है। ठीक है, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है। इस पॉइंट पे फोर्स कितने का लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे हमें निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू एस 10 न्यूटन इंटू दिस इज 30 सेंटीमीटर, 30 को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, दिस इज 3 न्यूटन मीटर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, इस पॉइंट पे ये पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये एक मैकेनिक है, वो इस स्क्रू को खोल रहा है ना, खोल रहा है। इसका जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 150 न्यूटन इस डायरेक्शन में। इसके ऊपर खोलने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है 150 न्यूटन का, है ना। तो यहाँ पे टॉर्क कितना जनरेट होगा, यहाँ पे टॉर्क जनरेट होने वाला है एफ इंटू एस, दैट इज 150 न्यूटन इंटू 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, 100 से डिवाइड दे देंगे, ये कटना जाएगा,
60 न्यूटन मीटर। अब यहाँ ये बोला गया है कि अगर हम जो है फोर्स सिर्फ 50 न्यूटन का ही लगाते, अगर हम फोर्स 50 न्यूटन का ही लगाते हैं तो हमें कितना लंबा हैंडल चाहिए होगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या होगा, टॉर्क सेम जनरेट होना चाहिए, बट क्या है, हम फोर्स इतने का ही लगाएंगे, कभी लगाएंगे फोर्स, तो कितना का हैंडल हमको डिस्टेंस चाहिए होगा, तो टॉर्क जो होगा यहाँ पे जो हमें लेंथ ऑफ हैंडल जो हो जाएगा वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टॉर्क बाई फोर्स। टॉर्क जो है हमारा 16 न्यूटन मीटर है और फोर्स जो है हमारा कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, है ना। क्या बोले अभी आपको कि दूसरे केस में क्या होगा कि फोर्स में 50 न्यूटन ही लगाएंगे, बट उस केस में पूछा गया है कि कितना लंबा हैंडल होना चाहिए, इसमें फोर्स सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन ही लगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल लेंथ ऑफ हैंडल निकालेंगे, टॉर्क हमारा 60 न्यूटन मीटर ही रहेगा और फोर्स 50 न्यूटन होगा। सो यहाँ से जब निकालें तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर से, हाँ 1.2 मीटर, मतलब हमारा 1.2 मीटर का हमारा जो है ये हैंडल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये F2 लाइन है और ये F1 लाइन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन एंड इसका भी 5 न्यूटन है। इस पॉइंट पे y है, इस पॉइंट पे x, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर एंड ये मीड वैल्यू पे है, यहाँ 1 मीटर है, ये इधर भी ये 1 मीटर है। ठीक है, सो अभी हमें निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बाय F1 एंड F2 ऑन x y। पहला x पे निकालना है दोनों फोर्स से, दोनों फोर्स के कारण x पॉइंट पे कितना मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा एंड y पॉइंट पे कितना मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एट x, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स एट x बाय F1। तो वो F1 फोर्स के कारण कितना मोमेंट ऑफ फोर्स x के ऊपर जनरेट होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, फोर्स जो है हमारा कितना है 5 न्यूटन का और इस F1 और x के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। सो F1 के कारण हमारा 5 न्यूटन मीटर F1 के कारण हो गया F2 मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सो F2 के कारण x पॉइंट पे F2 भी 5 न्यूटन है और इसके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो यहाँ भी सेम ही हो जाएगा 1 न्यूटन 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 5 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, तो दोनों का एडिशन, टोटल MOF इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर। ये तो हमारा हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स एट x। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स एट y निकालना है। बाय F1 के द्वारा y पे, तो F1 फोर्स 5 न्यूटन है एंड इसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। सो MOF बाय F1, है ना, तो F हो जाएगा 5 न्यूटन और डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, दिस इज 10 न्यूटन मीटर बाय F2 MOF। तो इसके कारण क्या होगा, y पॉइंट जो है ना, वो F2 लाइन पे ही लाई कर रहा है, सो जिसकी वजह से जो है फोर्स तो हमारा हो जाएगा 5 न्यूटन, बट जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहा है, दिस इज 0। सो F2 कारण जो मोमेंट ऑफ फोर्स y पॉइंट में जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल MOF इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर, है ना, दोनों ही केसेस में x पॉइंट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स 10 एंड y पे भी टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास 1 मीटर का रूलर है,
1 मीटर का रूलर, इट मीन्स ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे जो है इसका बीच में मीट वैल्यू जो है 50 पे मीट वैल्यू होगा। और सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है कि अगर ये कोई भी चीज, कोई भी रूलर दिया हुआ है, ठीक है, तो रूलर का जो मास होता है वो उसके मीट वैल्यू पे होता है, तो रूलर का जो मास होगा वो इस पॉइंट पे लाई करने वाला है, ठीक है। ये चीज यहाँ से पहले क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो रोलर है ये रेस्ट कर रहा है कितने पे, 60 सेंटीमीटर पे रेस्ट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे। नाउ यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है रूलर का मास क्या होगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 ग्राम का इस साइड इंक्लाइंड है ना। हमें निकालना है यहाँ पे रूलर का मास क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही करने वाले हैं यहाँ पे हम, ठीक है। सबसे पहले जो ये मास है m, यहाँ पर m इंटू जी इंटू जो डिस्टेंस है, दिस इज फोर्स, एंड जो डिस्टेंस है 60 माइनस 50 इज इक्वल्स टू, अब इस साइड आते हैं, इधर मास है 10 ग्राम, है ना, और जो ग्रेविटी है इंटू जी, और इंटू डिस्टेंस क्या होगा, 100 माइनस 60, 100 माइनस 60, है ना। ये जी और ये जी कैंसिल हो चुका है, m इंटू 10 इज इक्वल टू 10 ग्राम इंटू 40, this 10 cancel, and mass is equals to 40 ग्राम। सो जो मास ऑफ रूलर होगा वो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, ठीक है।